वेट मेरा पुट ऑन हो गया था, समथिंग 97 kg मेरा वेट हो गया था। कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा इंक्रीज था, और कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और जॉइंट पेन से मैं सफर कर रहा था ओवर वेट के कारण। ओके। और जैसे मैं क्लब का हिस्सा बना, क्लब के हिस्सा बनने के साथ साथ मैं 3 महीने 10 दिन में 19 kg वजन अपना वेट लूज, फैट लॉस, और कमर इंचेस से 8 इंच मेरा कमर से भी मैं रिलैक्स, मतलब वेस्ट साइज मेरा कम हुआ है। और इसके साथ साथ मेरा कॉन्स्टिपेशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हुआ, जॉइंट्स पेन भी नहीं रहता है। अब मैं दोनों टाइम फुल एक्टिविटी और वर्कआउट भी कर लेता हूँ, है ना, स्ट्रेंथ वर्क भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तब नहीं। क्या किसी प्रकार की आपकी मेडिसिन भी चलती थी? सर मेडिसिन बस स्टार्ट होने वाली थी, डॉक्टर सजेस्ट किए थे, क्योंकि बीपी मेरी रेस्ट होती थी, रेस्ट आती थी, समथिंग 150 अपॉन जो है 90, इतना मेरा बीपी का फ्लो रहता था। बट ये है कि जैसे जैसे मैं कम्युनिटी को ज्वाइन किया, न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन का पार्ट बना, तो मेरा जो है तो नॉर्मल होना चालू हो गया। जी सर। अभी तक सर आप आइडल वेट पे आ गए टोटल, है ना? जी जी, मैं कंटिन्यू 8 मंथ से मेरा एक भी केजी जो है तो इधर से उधर नहीं होता है। मैं प्रॉपर नॉर्मल डाइट कॉन्शियस और न्यूट्रिशन कॉन्शियस हूँ। मैं दोनों टाइम अपना एसएमएस फॉलो करता हूँ, और अपने कोच का गाइडलाइन भी फॉलो करता हूँ। जी सर। सर आपने कोच को थैंक यू कहा आज? जी जी बिल्कुल सर, मैं सर डेली उनको हमारे थैंक यहाँ यू एक क्लब बोलता में, हूँ। हमारे इस क्लब में एक तरीका है थैंक यू कहने का, क्योंकि सूखा सूखा तो कोच लेते नहीं है। सो जी सर। आपको इस शेक की सेल्फी लेनी है और कोच को थैंक यू भेजना है फोटो के साथ। जी ये सर, सभी ओके के सर। लिए है। अगर आप अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं तो अपने शेक के साथ एक अच्छी सी सेल्फी लीजिए और अपने कोच को भेजिए थैंक यू के साथ। ओके जी सर। ओके, थैंक यू जी सर। सर। अभी जी सर। नेक्स्ट रिजल्ट हम लेंगे प्रतिमा सिंह जी का। प्रतिमा मैम अनम्यूट कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम, सर। कैसी हैं, कहाँ से हैं? अच्छी सर, मैं रीवा से हूँ। बताइए मैम, कितने दिनों से हमारे इस क्लब के साथ आप जुड़ी हुई हैं? सर मुझे 4 मंथ हो गए हैं। 4 महीने में क्या क्या रिजल्ट लिया मैम आपने, कितना वजन घटाया? सर मेरा 15 kg वजन कम हुआ है 3 महीने में। ओके। और जी, और 4 इंचेस कम हुए हैं, और एड़ियों का दर्द भी कम हो गया है। दर्द कितनी बहुत होता प्रकार की था। दवाइयाँ चलती थी मैम आपकी? जी सर, दवाई वाई तो कुछ नहीं, बस मोटापा कम करने के लिए वही जो देसी उपाय सब बताती थी वही करती थी। तो 4 महीने पहले और आज की जिंदगी में क्या अंतर आया मैम? सर बहुत अच्छा है। पहले अच्छा नहीं लगता था, शरीर भारी लेकर उठने बैठने में। एनर्जी लेवल भी नहीं सही था, तो अब सही हो गया है। तो मैम 19 किलो आपने वजन, सॉरी 15 किलो आपने वजन घटाया है। जी इंचेस सर। भी घटा लिए हैं, अभी आप आइडल वेट में आ गई क्या? जी सर, आ गई हूँ। ओके मैम, तो वही सेल्फी शेक जरूर भेजिएगा अपने कोच को। थैंक यू। अनीता मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। कितने दिन हो गए मैम आपको इस क्लब में आए हुए? 1 ईयर कंप्लीटेड। एक एक साल साल कंप्लीट। 1 साल पहले और अभी में कितना अंतर आया आपको? आप जब आई थी तो कितना वजन था और अभी कितना है? जब मैं इस क्लब को ज्वाइन की थी तो मेरा 88 kg कुछ पॉइंट वजन था। और अभी? और आज के डेट में 70 kg है। हाँ, मतलब अपने 18 किलो वजन कम किया। क्या आपको कोई इशू भी थे? सर इशू तो पता नहीं था, पहले माइग्रेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट वो ठीक हुआ है। और इशू पहले ध्यान नहीं दिया है मुझे, मतलब एलर्जी बहुत थी हर चीज से। पर कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज में, माइंड ही नहीं किया, लेकिन अब रियलाइज होता है कि हाँ मेरा वो ठीक हुआ है। जैसे मैं खाना वाना बनाती थी तो मुझे छींके बहुत आती थी और जुकाम हो जाता था। धूप में निकलती थी तो मुझे छींके आती थी और जुकाम होता था। घर में अगर झाड़ू लगा रही हूँ तो मुझे छींके आती थी और जुकाम होता था। आज के डेट पे नहीं है। ठंडी में मैं जब सो के उठती थी तो पैर बिस्तर के नीचे रखती थी फर्श में, तो मुझे बहुत छींके आती थी। उसमें भी मुझे आराम मिला है। अब ओके मेरे मैम। एक पैर के घुटने के निचले हिस्से में बहुत पेन हुआ करता था, उससे मुझे आराम मिला है। तो क्या किसी प्रकार की आपकी मेडिसिन भी चलती थी? नहीं सर, मेडिसिन तो नहीं चलती थी, बट माइग्रेन की शिकायत थी। डॉक्टर को मैंने एक बार दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको माइग्रेन है।
ओके मैम, हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, यहाँ किसी भी प्रकार के मर्ज को हम ठीक नहीं करते। बस न्यूट्रिशन आपके शरीर में जाता है तो सारा काम करता है। थैंक यू सर मैम। मैंने माइंड बताए कुछ बताए। चीजों को मैंने कुछ चीजों को मैंने माइंड ही नहीं किया था कि मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब रियलाइज होता है कि हाँ, ये सारी चीजें मेरी ठीक हो गई हैं। वजन बढ़ा हुआ था, एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, वीकनेस थी। इतना ज्यादा मेरा टमी निकला हुआ था कि मैं फर्श में बैठ नहीं पाती थी पलथी मारकर। आज मेरा मतलब 9 इंचेस मैं कमर से लॉस की हूँ। ओके मैम, सो आप आज फिर से वही सेल्फी से भेजिए सर को। ओके, ओके थैंक यू। सर। समय कम है आज हमारा। प्राइम टाइम में हम लोग सवाल और जवाब का अ, दिन रखते हैं इसे। किसी के मन में किसी भी प्रकार का सवाल रहे तो उसको हम पूछ सकते हैं। सो लास्ट में एक रिजल्ट मैं लूंगा, उसके बाद हम अगले सेशन को की ओर मूव करेंगे। सरोज पटेल मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं? अच्छी हूँ सर। कितने दिन हो गया मैम इस क्लब में आते हुए आपको? मेरे को 1 साल 6 महीने हो गए सर। तो 1 साल 6 महीने में मैम क्या क्या रिजल्ट लिया आपने? मेरा 80 kg वजन था सर जब आई थी इसमें। जी। 80 kg में मैं 55 kg में आ गई हूँ। आपने आइडल वेट को अचीव किया? जी। जी सर। आपको और कोई समस्या भी थी क्या मैम? क्या? क्या सर? कोई मेडिकल इश्यू भी थे क्या, चैलेंज थे आपको, कोई समस्याएं होती थी? जी। जी सर, एड़ी बहुत दर्द करती थी, उसकी दवाई चलती थी। सर्वाइकल था सर, उसकी दवाई चलती थी। पाइल्स था तो उसकी 2 बार ऑपरेशन करवाई थी, उसकी दवाई चलती थी। और यहाँ पास गांठ थी लीलारे में, मतलब बहुत बड़ी गांठ हो गई थी। तो उसको भी डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन आज की डेट में सर मेरे को सब अच्छा हो गया, पूरा मतलब आराम हो गया है। काहू में दिक्कत नहीं आए। ओके। एड़ी तो इतनी दर्द करती थी सर कि मैं डॉक्टर चप्पल पहनती थी, मेरे को एक्को आराम नहीं रहता था। अभी एड़ियां दर्द नहीं करती? नहीं सर, कुछ भी नहीं करती है। एकदम 10 इंची कमर से घटाई हूँ। और पूरा एड़ी के सर्वाइकल घुटना दर्द करता था, चलती थी तो उल्टी सांस चलती थी। मतलब सब अच्छा हो गया सर, अब कुछ भी मतलब नहीं है। ओके। सो मैम, थैंक यू आपका जो आपने रिजल्ट शेयर किए। और मैं एक ही बात कहूंगा कि आप अपने कोच को सेल्फी शेक जरूर भेजिएगा। जी सर। ओके मैम। सो अभी हमारा पार्ट टाइम हो चुका है सवाल और जवाब का। आज संडे का दिन रहता है तो हम सवाल और जवाब लेते हैं। किसी के मन में किसी भी प्रकार का अपने न्यूट्रिशन के प्रति या डाइट के प्रति अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल रहे तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हमारे सीनियर वेलनेस कोचेज इस चीज का आज जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं और उनका ये कहना रहता है कि हम लोग पूछ ही नहीं पाते किसी से। सो आज खुल के आप सवाल जवाब कर सकते हैं। किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो प्लीज आप लोग पूछिए, हम यहाँ जवाब दिलवाएंगे आपको। किसी का कोई सवाल नहीं है आज? तभी सही, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे हैं। किसी का, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करूंगा जिनको बीपी शुगर में आराम मिला है। तो प्लीज हैंड रेज कीजिए आप लोग। वजन बढ़ा हुआ था और शुगर ज्यादा रहती थी या बीपी बढ़ती थी, प्लीज हैंड रेज कीजिए। कमलेश पटेल सर, म्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं अभी तो फिलहाल देहरादून से हूँ। जी सर। नहीं सर, कब से हैं सर हमारे साथ? सर लगभग 8 महीने हो रहे हैं सर। 8 महीने में क्या क्या रिजल्ट ले लिए सर? सर मेन इशू तो मैं वेट के चक्कर में आया था, जिसकी वजह से जो है तो मुझे बीपी और शुगर दोनों की प्रॉब्लम थी। जी। तो वेट मेरा 20 kg डाउन हो गया है। मैं जी आइडियल वेट में आ चुका हूँ अभी, और कंटिन्यू 5 महीने से कंटिन्यू आइडियल वेट पे ही चल रहा हूँ। सर, और क्या क्या बीपी सॉरी शुगर आपको थी सर? तो शुगर में क्या क्या रिजल्ट दिया सर? कितना शुगर रहती थी आपकी और अभी कितना रहती है? सर मेरा फास्टिंग, पहले हमारा जो क्या साल में एक बार मेडिकल चेकअप होता है यहाँ हमारा डिफेंस में।
तो जब हमारा पिछले साल मेडिकल चेकअप हुआ था तो उसमें मेरा 148 के आसपास आया था फास्टिंग का। ओके। तब तभी से जो है तो मैंने इसको शुरू किया था, क्योंकि इससे जी। पहले मेरी वाइफ आरती पटेल ले रही थी कंटिन्यू। तो उनको देख के फिर उन्होंने फिर मेरे को सजेस्ट किया कि आप भी लीजिए, आपको भी असर होगा। तो मैंने फिर शुरू किया और ये लगभग 2-3 महीने के आसपास जो है, 3 महीने बाद जब मैंने चेक किया था तो मेरा 112 के पास आ गया था फास्टिंग, 112 के आसपास। और आज की डेट में अब लगभग फास्टिंग 100 के आसपास ही रहता है सर। बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया सर आपने। सो सेल्फी से जरूर भेजिएगा। सर थैंक यू सर। जितेंद्र सर कुछ कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट कीजिए, जी सर। बताइए। सर सर मेरी मदर का जो है बीपी और शुगर दोनों भी रेस्ट रहता था, इंक्रीज रहता था। तो वो दोनों रिलैक्स है, और मदर को पाइल्स भी था, उससे काफी आराम है। सर्वाइकल के लिए मैं बनारस 2017-18 में गया था उनको लेके। और इसके साथ जो है तो जबलपुर में उनकी मेडिसिन चलती थी हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म सर रेयर केस रहता है, समथिंग अगर 100% लिया जाए तो 1 to 2% लोगों को हाइपरथायराइडिज्म रहता है। वो काफी सूख रहे थे। तो जैसे ही वो 6 मंथ हो गया उनको कंटिन्यू, जैसे न्यूट्रिशन का पार्ट बनी, तो उनको बहुत सारे चेंजेस। 6 से 7 महीने से मैं कभी डॉक्टर विजिट और फॉलो अप नहीं किया। और डिस्क्लेमर है सर कि किसी मर्ज का दावा इस कम्युनिटी में नहीं किया जाता है, बट ये है कि आज हमें रिजल्ट हमारी आते हैं। फैमिली, जी सर, जी सर, प्रॉपर तरीके से हेल्दी और हैप्पी हुई है। सभी लोग मॉर्निंग इवनिंग का शेक लेते हैं, और लेने के साथ साथ जो है तो ये प्रॉपर रिजल्ट है। जी सर। ओके, थैंक यू सर। सो आज सवाल जवाब का समय था हमारा, लोगों ने सवाल नहीं पूछे। कोई बात नहीं, शायद उनके मन में किसी भी प्रकार के सवाल नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और हालांकि आज संडे के दिन हम लोग हेल्थ टॉक नहीं रखते, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास है इसलिए हम आज हेल्थ टॉक रखेंगे। तो आज हम इनवाइट करते हैं हेल्थ टॉक के लिए हमारे सीनियर सीनियर वेलनेस कोच एमपी सर को। सर प्लीज ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद। बिल्कुल, हमारा न्यूट्रिशन तो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, पर हमारा हेल्थ टॉक जो होता है हमारी इस कम्युनिटी में हमारे मेंटल हेल्थ पे काम होता है। आज मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करूंगा। सबसे बड़ी समस्या है वो मानसिक प्रेशर को झेलना। हर व्यक्ति के साथ ऑफिस की अलग होती है, व्यक्तिगत जिंदगी की अलग होती है, सामाजिक अलग होती है, पारिवारिक अलग होती है, कई तरह की चीजें होती हैं। तो आज मैं एक विशेष व्यक्ति के द्वारा आपको 4 कहानियां सुनवाऊंगा, और उस कहानी के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और वो कहानी सुनाने वाले व्यक्ति का जो जिनके रियल लाइफ में इस तरह घटनाएं घटी हैं, उनका नाम है दिव्य कीर्ति जी, जो खुद एक आईएएस रह चुके हैं, और आईएएस रहते हुए उनके जीवन के महत्वपूर्ण पल हैं। ये क्या हो रहा है स्क्रीन? हाँ, छेड़छाड़ ना किया जाए प्लीज। आप लोग प्लीज अच्छे से देखिए। मैंने बहुत मेहनत करके इन चीजों को कलेक्ट किया है वो आप सबके लिए, कि आप सब इससे कितना बेहतर अपने जीवन को बदल सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं, और बिल्कुल मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इस मैटर को। सुना रहा हूं। ये सारी कहानियां सच्ची हैं, 1-1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियां हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियां सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने।
तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने यार क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छंडो, यही छंडो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ये ठीक है, स्टेशन से निकले वही कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा है कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे, डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। डीयू में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की और मेरा ख्याल है कि लगभग मतलब 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हारी भी होंगे, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, देना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था मेरा, उससे काम चल जाता था आराम से, उसका भी चल जाता था। वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था, हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा या 12 रहा, 22 या 21 तो नहीं रहा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की, तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था, हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में का अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्जाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो जिंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में जिंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई, उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा ना करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूं। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों के जन्म से पहले की बात है, आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन ज़ी होंगे आप सब लोग, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, मैं आपको 2-3 कहानियां सुनाऊंगा, फिर उन सबका सार निकाल लेंगे एक साथ हम लोग। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटेम्प्ट में पहले बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन, मैं 2 जगह पढ़ाया डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैच्यू है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं, और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ MPhil PhD वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद PhD कर रहा था या MPhil खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहाँ एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहाँ हम लोग जब बोर होते थे दिन में 3-4 बार जाके चाय पीते थे।
चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहाँ करते थे। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग अब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं DU में। 2 बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी, समझते थे। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं, दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना DU में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी, शायद पता नहीं। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसके बाद रहा नहीं उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे थे दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी, कि हर चीज़ जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारें खींच गई, किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की है, उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कहानी आपके प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी, नहीं ध्यान कर पाएंगे तो मैं उनको जैसे नाम बोलूंगा अकेले में, वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना यह है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले घटना घटी। आप लोग तो बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है, ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूँ, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल होकर बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से 2 लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूं, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस जमाने में तो फोन थे, मोबाइल फोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार, बड़ा महंगा था। 16 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपए प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फोन थे, बटन वाले फोन थे। नोकिया एक कंपनी थी, उसके फोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं 12वीं क्लास के 2 बच्चों में
आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे, लड़का है इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। ये कहे कि किसी और को दिखाना मत, जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फोन आए थे, पर वो फोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फोन। तो फोन से कितना फैलता, ज्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की एक कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाजार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीजें और मिलती थी वहां। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहां मिलती थी, ग्रे मार्केट में चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहां से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविजन चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं। इसके लिए बहुत चिल्लपौनी मचानी चाहिए। अब बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले 50 कैमरे पीछे, आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की। क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी। फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है। योगी जी है, मोदी जी है, ठीक है, उनका तो मिशन है। ममता जी है, उनका मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आमतौर पे। उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोले कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। अरे क्या हो गया भाई? तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो ही मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानियां मुझे बहुत अपील नहीं करती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियां होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच के धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। आप थोड़ा उसकी वजह
उसका भी तो, उसकी कहानी भी तो सुनिए। और मैं जब जब दोनों कहानियां सुनता हूं मुझे लगता है कि मामला ग्रे है। आप किसी एक पे उंगली उठा ही नहीं सकते किसने ऐसा किया। दोनों की गलतियां होती हैं, ऐसा थोड़ा ना कि एक की होती है। बहरहाल इन भाई साहब को ऐसा लगा कि धोखा हो गया उनके साथ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है। इतनी बड़ी दुनिया है, 8 अरब की आबादी अब है, उस समय भी 6-7 अरब तो थी। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है, कोई और देखेंगे। पर वो थोड़ा ज्यादा सेंटिमेंटल था उस समय। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियां मिल जाए, स्वभाव मिल जाए तो शादी के बारे में सोचें। हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है। जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं और अब तो बाजार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है। तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा अब उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूंगा। मैं एक IAS ऑफिसर को जानता हूं, 2 IPS को जानता हूं, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर IAS प्रॉपर IPS में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे ना भूल पा रहे थे। लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीजें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझे कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन जिंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि ये रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने जिंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखना उसी दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे।
दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, कैसा लगा ये आर्टिकल आज आपको? मजा आया? शुरू में तो बीच में लगा हुआ क्या चल रहा, कैसे चल रहा, किस तरह चल रहा। इसे कहते हैं हमें जिंदगी जीना कैसे, हमें लड़ना है, हमें तलवार नहीं डालनी। जिंदगी के हर उस मोड़ पे, हर उस स्थिति, हर उस परिस्थिति में कुछ नहीं होता, छोड़ो, आगे बढ़, लेट्स गो। तो हमें इस क्लब में जिंदगी जीने का तरीका मिलता है, जो इसका सबसे बड़ा असर है। हम लोग बोलते हैं आइए क्लब में, आइए क्लब में। लोगों को लगता है क्या क्लब में आए, क्या क्लब बच्चों में क्या हुआ, ये मिलता है। हम ऐसे बहुत सारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं, उनसे लड़ पाते हैं, उनका सलूशन निकाल पाते हैं, जो हम अकेले रह के या अपने अंतर्मुखी स्वभाव की वजह से नहीं कर पाते। और जब हमें रास्ते नहीं मिलते तो हम गलत कदम उठाते हैं। कई सारे इसमें कोचेज हैं जिनके साथ चीजें सही नहीं होती हैं, फिर वो अरे हटाओ सब बेकार है, वो निराशा के भंवर में चले जाते हैं। तो मेरा केवल है कि आप क्लब में डेली आइए, आपके जीवन में 360 डिग्री चेंज जरूर आएगा। न्यूट्रिशन लेंगे तो आपके शरीर के अंदर बदलाव होगा, क्लब में रहेंगे तो आपकी मानसिकता में बदलाव। तो इस छोटी सी कहानी से केवल मेरा उद्देश्य यही था। तो थैंक यू अरुण जी, जो आप सबने मुझे समय दिया और मैं इस कहानी को आप तक पहुंचा पाया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ऐसी मोटिवेशनल कहानी संडे को हमें चलानी ही चाहिए। सो समय हो चुका है 7:47 और अभी सेलिब्रेशन का टाइम हो चुका है। सो ऐसे लोगों को इनवाइट करूंगा